नमस्ते मेरे छात्रों, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं। पांचवा पाठ है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। पाठ के लेखक है सुनील शास्त्री। देखते हैं लेखक का परिचय। सुनील शास्त्री, उनका जन्म 1950 में हुआ है। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियां हैं लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परोपकारता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। ये हुआ है लेखक का परिचय। चलो बच्चों, अभी पाठ को शुरुआत करते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव यानी कमी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते में जब जन्म था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। आलीशान यानी शानदार, भव्य। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वही थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाओ। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की, उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी उच्च सचिव से कहा, साहब जरा ड्राइवर से कहिए कंपाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आप आ जाइए। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में जो बाबूजी रहते हैं उसकी कोई अभाव मतलब कोई कमी नहीं रहती। वह एक दूसरी तरह बैंक की नौकरी करनी पड़ती थी। उस समय जो गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी भी नहीं है और आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। इसलिए जो प्रधानमंत्री है, जो गाड़ी की थी इम्पाला शेवरलेट, उसे देख देख कर बड़ा करता और सोचते विचारते उसके मन में कल्पना आती थी कि एक दिन मौका मिल गया तो मैं धीरे धीरे हिम्मत की खुल गई थी और उसने ऑर्डर दिया कि बापूजी। सचिव से कहा कि साहब जरा ड्राइवर से कहिए कि इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाइए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम चलाओ। मैं आगे बैठा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते अभी। लेखक ने कहा कि अनिल भैया मैं एक गाड़ी नहीं चलाऊंगी। उसने कहा कि ड्राइवर से चाबी मांग, मैं गाड़ी चलाती, तुम बैठो, मैं पीछे बैठती। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद करना बदन में झुरझुरी आने लगी। झुरझुरी यानी कपी। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा। बातचीत में समय था, ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर फाटक से पहले गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया।
संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, सैल्यूट वैल्यूट मतलब कोई उसने सलाम नहीं की, वह बस धीरे गेट से खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे कि अभी बात रात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। 17 यानी पहरेदार, 17 यानी पहरेदार। जैसे कहा, पहरेदार ने जैसे कहा कि उसने किया। दबे पैर पीछे किचन में दरवाजे से अंदर घुसा और जाते ही अम्मा मिली। उसने पूछा कि बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं। बोली कि हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बात भी किया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जाने सुनने की। बाबू जी ने कहा, फिर हिदायत, सुबह किसी को कमरे में मत भेजो। सुबह यानी आदेश के अलावा किसी को कमरे में मत भेजो। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे तक दरवाजा खटकाया, खींच टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज से कहा, देर रात को आया है, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। दस्तक यानी हाथ का हल्का आवाज। दरवाजे का आवाज आया। झुलाता जोर से बिगड़ने में मूड में दरवाजे की तरह बड़बड़ाता यानी बकबक करता था। झुझलाता यानी चीड़ना, और जोर से चीड़ा और दरवाजे के पास आके बड़बड़ कर रहा था। दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा यानी कुछ ध्यान में नहीं आया। उसने माफी मांगी, बेदाई में बात कह गया। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। बेदाई यानी लापरवाही से बात की, कोई बात नहीं, आप आ जाओ और साथ साथ हम चाय पियेंगे। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लेकिन उन्हें सारे राम कहानी मालूम है। लेखक को राम कहानी यानी पूरी घटना पता थी कि उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, तर्क यानी दलील नहीं किया, न कुछ जारी होने दिया। उसने कुछ दलील नहीं किया और कुछ जारी यानी स्पष्ट नहीं होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आई, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चलते गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा कि हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओ हो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न करे बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरह देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुलाया और उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वो बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत थी उसमें लिख दी 14 किलोमीटर निजी उपयोग।
तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा कि अम्मी जी आने पर बोले, साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट फुट कर रोते हुए। आपसे यह बात शान के तह नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें हमारे लिए आदेश बन गई है। लेखक कहते हैं कि ये तो शान की तह नहीं आती। शान की मतलब शान के अंतर्गत नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे लिए आदर्श बन गई है, क्योंकि ये हमारा अनुकरण किया है उसका। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझसे हो सकती है? दुरुपयोग यानी बुरा इस्तेमाल करने की हमारी हिम्मत हो सकती है क्या? ऐसे लेखक ने बताया और कहा कि आप ही सोचे, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिश्के से स्कूल भेजते हैं, पर इतने ही दूर लोगों को लड़के सरकार गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी अहदा छोड़कर आया हूँ। अहदा ने लेखक कहते हैं मैं सरकारी पद यहाँ छोड़कर आया हूँ आपके साथ। यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि नींव को पूर्ण संवारना कि मेरे मन में महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। लेखक कहते हैं कि आज की तूफानी में झंझावत है अधड़ में मैं खड़ा रह सकता हूँ। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाए और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफी बेहतरीन हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो, कमरा भी ठीक कर देना। लेखक ने सुनील को बोला, मेरी अलमारी बहुत बेहतरीन हो गई है, तो आप अच्छे से ठीक करवा दो। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बापूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, पर वो मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएगा। ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। मैं देखता रह गया। क्या कर रहे हो बाबूजी? वे कहते हैं जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं, बिनने वालों ने इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यह नहीं है, मुझे याद है, मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरह ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। बापूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी मेरे मन में घर नहीं करती।
पर बात कहने पर साथ साथ उनके व्यवहार व्यक्तित्व का आकर्षक था। जो अपने में सामने वालों को बांध लेता था, वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। तो अम्मा बताती कि हमारे शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। देखो बच्चों, चढ़ावे यानी वधु को डाल देने जाने वाले गहने। जो शादी में वधु को देते हैं उसको बोलते हैं चढ़ा। जो सोना दिया था 5 ग्राम सोने के गहने। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए थे तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। जब उसने मुंह दिखाया तो उसके बदले उसको गहने मिला। दिखाई यानी मुंह दिखाने वाला रास्ता। सभी नाते रिश्ते वाले ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दोनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बापूजी के चाचा कोई घाटा लगा था। किस तरह बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। क्या बात थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बापूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरी को समझते हुए हमसे गहनों की मांग की। तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस पर हुई। तनिक यानी जरा, हिचकिचाहट यानी किसी काम करने में मन का रुकना। यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमें गहने दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। सुहाग यानी सुहागिन होने की व्यवस्था। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे कि तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहेगी? हम मुस्कुराए और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें। हमने बहाना सोच लिया। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने पर अनुसार हमने गहने पहने छोड़ दिए गए। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगी। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर से बोले कि तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है। इसे मैं अच्छी तरह समझाता हूँ कि तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा ही है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता ना करें, समय आ जाने पर फिर भी वह बन जाए। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। लेखक ने कहा कि बापूजी का एक तरीका था कि जो आपको आकर्षित करता है उसको सीधे साधे खादी से प्यार करना चाहते हैं। उसके बाद अम्मा बोलती कि जो हमारे शादी में वधू को जो गहने देते हैं वो गहने जो मुंह दिखाए है उसके बदले उसको गहने दिए हैं। जो नाते हैं, कुछ रिश्ते वाले हैं, उसने थोड़ा सा उसको गहना दे दिया। इस तरह जो रुपया देने की जिम्मेदारी थी उसका लेखक पर आई। एक दिन बापूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझते हुए गहनों की मांग की। उसने कुछ बोला कि गहना देने की हिचकिचाहट महसूस हो गई। मतलब गहना देने के लिए उसने कुछ नाकार दिया। उसके बाद लेखक को अपनी चिंता आ गई कि हम कह देगी कि गांधी जी के अनुसार हमने वो गहना पन्ने छोड़ दिया। उसके बाद पर कोई शंका नहीं है।
जो तुम्हारा विवाह हुआ बहुत अच्छे परिवार, सुखी परिवार में हुआ है, और समय आ जाने पर फिर वो भी बन जाए। सदा ही ऐसे दिन खड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही जीवन में आता ही है। लेखक ने ईमानदारी की प्रतिपूर्ति में बताया है।